अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। जैसा कि शायद आप समझ सकते हैं, मैं एक ट्रेन स्टेशन के ऊपर हूँ। यहाँ तो अभी सुबह हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में 27 जुलाई 2024 का दिन आधे से ज़्यादा गुजर चुका है, हफ्ते का दिन। और इस स्टेज के ऊपर मैं पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटे की बड़ी इंटरेस्टिंग मानाखेज़ डेवलपमेंट्स देखता हूँ, जिन्हें आप अलग अलग से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनके सम टोटल इम्पैक्ट को इकट्ठा करके देखने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं एट द वेरी आउटसेट इन्हें मैं लिस्ट भी करूँगा, बुलेट पॉइंट्स के तौर पे इनके इमेजेस भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं समझता हूँ कि ये जो डेवलपमेंट्स इस किस्म की हैं कि इनका सम टोटल इम्पैक्ट ये है कि शरीफ ज़रदारी आसिम रेजीम के ऊपर जो ये नेक्सस और अलायंस है, इसके ऊपर मुख्तलिफ डायरेक्शंस की तरफ से दबाव इस किस्म का बढ़ रहा है कि ये अलायंस अपने आप को बहुत देर तक सस्टेन नहीं कर सकेगा। इस अलायंस के फ्रैक्चर होने के चांसेस जो हैं अब बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं इसकी तफसीलात की तरफ चलूँ, मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, आप इसे सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को नोटिफिकेशंस के लिए खोलें ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशंस मिल सकें। आपको पता है कि पाकिस्तान में एक फ़ायरवॉल के ज़रिए इसे सप्रेस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है। इसके ऊपर कमेंट्स करें, इसे शेयर करें व्हाट्सएप के ऊपर, ताकि इस फ़ायरवॉल का मुकाबला करने में हमें मदद मिल सके। अब हम इन डेवलपमेंट्स की तरफ आते हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि एट द वेरी आउटसाइड इन डेवलपमेंट्स का ज़िक्र करना बड़ा ज़रूरी है। फिर मैं इनकी तफसीलात और इनकी अहमियत जो है उसको आपके सामने लेकर आता हूँ। लिस्ट ये है इनकी। एक तो आप ये देखिए कि गुज़िश्ता 24 घंटे में फ्राइडे के दिन जहाँ जो रजीम है, शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम ने प्रोटेस्ट को कुचलने की, दबाने की भी कोशिश की, और इन प्रोटेस्ट्स के हवाले से जितनी ख़बरें आती हैं, जो इसकी नशर इशात होती है, उसको भी उन्होंने बहुत ज़्यादा ब्लैकआउट करने की कोशिश की। गुज़िश्ता 24 घंटे में इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैदी हैं, उनकी रिहाई के लिए फ्राइडे के दिन जो प्रोटेस्ट हुई, उनको हुकूमत ने दबाने की भी कोशिश की। उन्होंने कोशिश की कि ना हो सकें उनकी ख़बरों, उनकी जो नशर इशात है, उनकी ख़बरों को भी उन्होंने ब्लैकआउट करने की कोशिश की। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर, सिंध में, कराची में कई दर्जन मकामात पे कहीं छोटे कहीं बड़े प्रोटेस्ट इस हवाले से हुए। और कोयटा में महमूद खान अचरजई ने, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है उसको लीड करते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली इस हवाले से निकाली, जहां उन्होंने एक नए इलेक्शन का भी मुतालबा किया। इसी तरह सवाबी में असद कैसर साहब ने एक बहुत बड़ी रैली निकाली। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इनके इमेजेस भी दिखाऊँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जमात इस्लामी की जो रैलीज़ थी वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में दाखिल होने में कामयाब हुई, वेरी सरप्राइजिंगली। और उन्होंने अब एक धरने की शक्ल इख्तियार कर ली है, जिसका फोकस इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स IPP के कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर है। ये बड़ी मीनिंगफुल डेवलपमेंट है। तीसरी चीज़ आप देखते हैं कि फ्राइडे के दिन में पहले उमर अयूब और उसके बाद अलीमा खान साहिबा जो हैं वो ये कहती हैं कि इमरान खान ने एक मैसेज भिजवाया है जनरल आसिम मुनीर के लिए कि आप न्यूट्रल हो जाएं, और May 9 के हवाले से भी वो मैसेज है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, मैं भी आपके सामने रखता हूँ। फ्राइडे के दिन आप देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जनाब अली अमीन गंडापुर जो है वो बन्नू में एक रैली से खिताब करते हैं, जहां वो कहते हैं कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम या किसी किस्म का भी नया ऑपरेशन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में नहीं होगा। मैं बैसियत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ऐलान करता हूं कि इस सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। इसके साथ आपको खबर ये मिलती है कि ये जो सारी प्रोटेस्ट का मैंने जिक्र किया, इसके अलावा वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ जो जगह हैं, वहाँ पर अमन के हवाले से जो अमन पासू कमेटी है वो वहाँ पे मुजाहरे करती है। वो कहती है कि यहाँ जो मिलिटेंट्स हैं उनको कंट्रोल करना पुलिस की ज़िम्मेदारी है। फिर आप देखते हैं कि पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब जो हैं, जो थर्सडे को चीन पहुँचे, फ्राइडे के दिन, जुमे के दिन चीन के सेंट्रल बैंक जो है, सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना के गवर्नर से उनकी मुलाकात होती है। इसकी क्या अहमियत है ये भी मैं आपके सामने रखता हूँ। इनका सम टोटल इफेक्ट इन सारी डेवलपमेंट्स का ये है कि शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम का जो नेक्सस और अलायंस है, इसके ऊपर दबाव बढ़ता चला जा रहा है, और आने वाले चंद दिनों में आप ये तवक्को कर सकते हैं कि इसके अंदर ज़्यादा माफ़ कीजिएगा फ्रैक्चर के ज़्यादा चांसेस जो हैं वो बढ़ते हुए नज़र आते हैं। अब सबसे पहले आप बहुत ही गौर से इस चीज़ को देखें कि जुमे के दिन जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईम और जमात इस्लामी के जो दस्ते हैं वो लड़ते लड़ते खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से उनके वर्कर्स जो हैं वो इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में दाखिल हो जाते हैं। जमात इस्लामी के कारकुन जो हैं वो पहले से ऐलान कर रहे हैं कि हम किसी चीज़ की परवाह नहीं करेंगे।
तहरीक इंसाफ को तो आप देखते हैं कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इजाज़त मांग रही है रैली करने की, जलसा करने की, लेकिन जमात इस्लामी को इसकी किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है। वो कहते हैं कि अगर हमें इजाज़त नहीं मिलेगी, अगर हमारा रास्ता रोका जाएगा तो हमारा जो एक धरना है वो मुतअद्दिद ये कई किस्म के धरनों में तब्दील हो जाएगा, और एग्जैक्टली यही वो करते भी हैं। अब ये महज जमात इस्लामी की तंजीमी सलाहियत है, ये उनकी जुर्रत और उनकी डिटर्मिनेशन है, या इसके पीछे कुछ और भी मामलात हैं, इसके बारे में हम हतमी तौर पे स्टेज पे कुछ नहीं कह सकते। लेकिन फैक्ट्स ये हैं कि फैज़ाबाद में जमात इस्लामी के कारकुन और वर्कर्स कंटेनर्स को हटा देते हैं। फैज़ाबाद के ज़रिए वो सीधा इस्लामाबाद की तरफ नहीं आते, वो मरी रोड जो है उस पर मार्च करते हैं, लियाकत बाग पहुँच जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा से भी तहरीक से भी जमात इस्लामी के वर्कर्स दाखिल होते हैं, पिंडी और इस्लामाबाद इसकी तरफ, और पंजाब की तरफ से भी दाखिल होते हैं। और वहाँ लियाकत बाग में हाफिज़ नईम साहब जो हैं, हाफिज़ नईम और रहमान साहब जो हैं जमात इस्लामी के अमीर, वो एक खिताब करते हैं। उसके बाद ये लोग इस्लामाबाद के भी कुछ पॉइंट्स के ऊपर पहुँच जाते हैं, H8 ब्रिज वगैरह की तरफ, वहाँ पर भी हाफिज़ नईम साहब जो है वो खिताब करते हैं बहुत ही पुरजोश तरीके से। लेकिन जो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम जो हैं, उनका फोकस जो है वो जहाँ इलेक्ट्रिसिटी के टेरेस के ऊपर है, बिजली के नर्ख पे ऊपर है, वहाँ उनका बहुत बड़ा टारगेट और बहुत बड़ा अटैक जो है वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स और आईपीपी हैं। और अब वो ये बाकायदा नारा लगा देते हैं कि जब तक आईपीपी के ये कॉन्ट्रैक्ट्स को पार्लियामेंट या हुकूमत ख़त्म नहीं करती, हमारे धरने जारी रहेंगे। बिजली के बिल कम करना होगा, आईपीपी बंद करना होगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जमात इस्लामी का धरना दूसरे दिन भी जारी है, लियाकत बाग रावलपिंडी में भी जारी है, और उन्होंने फैसला ये किया है कि 3 मुकामात के ऊपर वो धरने देंगे। एक मरी रोड के ऊपर धरना होगा, दूसरा धरना उनका इस्लामाबाद के अंदर 0 पॉइंट के ऊपर होगा। 0 पॉइंट वो जगह है जहां आप ज़राई तरक्याती बैंक देखते हैं, जहां पुराने इस्लामाबाद के एयरपोर्ट से आने वाली इस्लामाबाद हाईवे या इस्लामाबाद रोड जो है वो कश्मीर रोड या श्रीनगर हाईवे को काटती है, और जहां से सीधा अगर आप चले जाएं तो फैसल मस्जिद की तरफ चले जाते हैं। राइट साइड पर अगर आप इस्लामाबाद के एंट्री पॉइंट से टर्न करें 0 पॉइंट से, तो आप अपारा की तरफ, जहाँ ISI का हेड क्वार्टर्स है और अपारा और डिप्लोमेटिक एरिया है, उस तरफ चले जाते हैं। लेफ़्ट साइड पे अगर आप टर्न करें तो आप पेशावर मोड़ या FIA के हेड क्वार्टर्स जो है उस तरफ चले जाते हैं। तो 0 पॉइंट पे भी वो धरना दे रहे हैं, और तीसरा धरना जो है उनका, यानी एक मरी रोड पे, एक 0 पॉइंट पे, और तीसरा धरना उनका जो है वो चुंगी नंबर 26 जो है उसके ऊपर है। थ्रेट उनकी ये है कि अगर हमारे मुतालबे नहीं माने जाएंगे तो हमारा धरना जो है वो डी चौक की तरफ एक्सटेंड कर सकता है। प्रिंसिपल मुतालबा उनका क्या है? बहुत अजीबोगरीब प्रिंसिपल उनका मुतालबा है। प्रिंसिपल मुतालबा ये है कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो ख़त्म होने चाहिए। अब इसमें कोई शक नहीं है कि IPP के इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के ये कॉन्ट्रैक्ट जो हैं, इस वक्त पाकिस्तान की जो इकनॉमिक मिसफॉर्चून्स हैं और जो एक आम पाकिस्तानी शहरी के ऊपर एनर्जी टैरिफ्स का, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स का जो बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जिसकी बहुत ही ज़्यादा एक तूफ़ानी कैफियत इख्तियार कर ली है, जिसने एक जुल्म की कैफियत इख्तियार कर ली है, उसका ताल्लुक जो है वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के उन कॉन्ट्रैक्ट से है। थोड़ा सा आपको याद करवाऊँ कि IPP के ये कॉन्ट्रैक्ट्स बेनज़ीर भुट्टो की जो दूसरी गवर्नमेंट थी, अर्ली 90s में, 93-96 की जो गवर्नमेंट है, उसने ये एक इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स IPP की पॉलिसी पाकिस्तान में दी थी। ये एक ऐसी पॉलिसी थी जिसके नरख की शुरू में जब नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत आई, 1997-99 की हुकूमत है, तो उसने इसकी मुखालफत की, लेकिन इस पॉलिसी को ख़त्म नहीं किया गया। उसके बाद नवाज़ शरीफ हुकूमत ने भी IPP के कॉन्ट्रैक्ट किए, मुशर्रफ हुकूमत ने भी IPP के कॉन्ट्रैक्ट किए, फिर दोबारा PPP की गवर्नमेंट जब आई 2008-9 में, उसने भी ये कॉन्ट्रैक्ट किए, और यूँ ये 1993 से 2013 की पॉलिसी है जिसको रीनेगोशिएट करने की कोशिश की इमरान खान की हुकूमत ने 2018, 19, 20, 21 में, लेकिन वहाँ पर भी खासा गंद हुआ और कोई इसकी खातर खा तरीके से इसकी रीनेगोशिएशन जो है वो नहीं हो सकी है। लेकिन अभी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जहाँ सारी इस वक्त की इकनॉमिक मिसफॉर्चून और लोगों का जो गैज़ो गज़ब है उसका ताल्लुक बिजली के नर्ख से है, और जहाँ पाकिस्तान की गुज़िश्ता चंद महीनों में, और जुलाई का ये जो महीना है, इसमें पाकिस्तान के अखबारात, ज़राए अबलाग में पाकिस्तान की इंडस्ट्री के जो मेजर लीडर्स हैं, जो एसोसिएशंस हैं, कराची की, हैदराबाद की, फैसलाबाद की, लाहौर की, उनकी तरफ से, और पाकिस्तान के जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो राइटर्स हैं, उनकी तरफ से मसलसल ये डिमांड छप रही है, जो आप डॉन अखबार के अंदर कॉलम्स की शक्ल में देख सकते हैं, जो लोग इंडिपेंडेंट ऑपरेट पीसेस लिख रहे हैं, ट्रिब्यून के अंदर देख सकते हैं, जहाँ ये मुतालबा किया जा रहा है कि ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स को पाकिस्तान की हुकूमत को किसी न किसी तरह से इसको पार्लियामेंट में ले जाएँ, इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाएँ, इसे ख़त्म जो है वो कर देना चाहिए। गौहर इजाज़ गौहर इजाज़ साहब जो अपना के पैटर्न इन चीफ रहे हैं, एक ज़माने में अपना के इलेक्टेड चेयरमैन वगैरह भी रहे हैं, और जो कुछ अर्सा पहले एक इंटरिम केयरटेकर सेटअप के अंदर
अंदर ट्रेड मिनिस्टर थे, वो ऑन रिकॉर्ड आ चुके, उन्होंने बाकायदा IPP के खिलाफ चंद महीने पहले पोजीशन ले ली थी। उन्होंने कहा कि ये ब्लीड कर रहा है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर का कॉन्ट्रैक्ट। एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट ज़ाहिर है उनकी बात समझ भी आती है, पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट भी ये महसूस करते हैं, लेकिन उन्होंने उस वक्त ये थ्रेटन भी किया था कि मैं इसे सुप्रीम कोर्ट में भी इस इशू को जाके रेज़ करूँगा। ये वो सूरत हाल है जिसके हवाले से पाकिस्तान के अंग्रेज़ी के बड़े अखबार डॉन ने अपना एक एडिटोरियल लिखा चंद दिन पहले, जिसमें उसने खबरदार किया, जिसमें गौहर एजाज साहब का जिक्र करके खबरदार किया कि ये पूरी की पूरी जो अप्रोच है ये बड़ी ख़तरनाक है और सिर्फ IPP के जो कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बेसिक इशू ये है कि IPP के कॉन्ट्रैक्ट्स ये कहते हैं कि आप बिजली ख़रीदे ना ख़रीदे, पाकिस्तान की हुकूमत एक सर्टन फिक्स्ड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की आपको कीमत और नर्ख देनी होगी, जिसके नतीजे में जो सूरत हाल है, जो एजाज गौहर कहते हैं, जो बाकी सब लोग अखबारों में लिख रहे हैं कि अगर आप इस वक्त शरह देखें या रेट देखें बिजली का, तो हिंदुस्तान में इंडियन रुपी 6.5 रुपये से कम का तमाम टैक्सेस वगैरह डाल के एक यूनिट जो है 1 किलोवाट आवर KWH का एक यूनिट पड़ता है। बांग्लादेश में ग़ालिबन 4.5 टके का है, जबकि पाकिस्तान के अंदर वही यूनिट जो है इस वक्त तकरीबन 60 या 65 रुपये का पाकिस्तानी रुपये का पड़ता है। और ये एक ऐसी सिचुएशन है जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए भी अनटेनेबल है, अनसस्टेनेबल है, और ये पाकिस्तान के एक आम आदमी जो सारिफ है उसके लिए भी अनटेनेबल है। लेकिन डॉन ने कहा कि मसला सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट्स का नहीं है, मसला ये है कि पाकिस्तान की जो करेंसी है उसने बहुत फ्लक्चुएट किया। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये इंटरनेशनली लिखे हुए हैं, और कहीं ऐसा ना हो खुदा न खास्ता कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स पे सुप्रीम कोर्ट या पाकिस्तान में जो अवामी पोजीशन ली जा रही है इसके नतीजे में रिकोडिक वाली सिचुएशन पैदा हो जाए, जहां इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स की जो सॉवरन उसके ऊपर चूँकि गारंटीज़ दी गई हैं तो उसकी खिलाफवर्जी करते करते पाकिस्तान को लेने के देने ना पड़ जाए। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। हाफिज़ नईम साहब ने, तमाम लिखने वालों ने और गौहर जो एजाज हैं वो ये पॉइंट आउट करते हैं कि 75 से 80% ये जो IPP कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये दर हकीकत उन्हीं शख्सियात इनके पीछे हैं, इसके बेनिफिशरी वही शख्सियात हैं जो या तो पाकिस्तान की टॉप पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हैं जिनका ताल्लुक शरीफ और जरदारी ख़ानदान से, ये लिखा नहीं जा रहा अखबारों के अंदर लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ, या ऐसे बिजनेसमैन हैं जो शरीफ और जरदारी ख़ानदान से लिंक्ड हैं और उनकी पॉलिटिक्स को वो बेसिकली फाइनेंस करते हैं। नाम मैं उनके नहीं लेता, आप उसकी खुद रिसर्च कर सकते हैं। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जब मैं बात करता हूँ कि शरीफ जरदारी अलायंस और नेक्सस के ऊपर यहाँ पर दबाव पड़ता है। दबाव इसलिए पड़ता है कि जो सो कॉल्ड प्रोवर्बियल बॉयज़ हैं पाकिस्तानी सिस्टम के, ये जो सो कॉल्ड जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उनका इन IPP कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ कोई ताल्लुक खास है नहीं है, उनका इसके साथ कोई लेना देना है नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने नहीं किए, इसके वो बेनिफिशरी नहीं है। इसके बेनिफिशरी या तो शरीफ और जरदारी हैं या उनसे नथी पाकिस्तान के चंद बिजनेसमैन हैं। कहा जाता है कि ये 4, 5, 6, 7 किस्म की चंद फैमिलीज़ हैं या उनसे रिलेटेड कोई ज़्यादा कुछ ग्रुप्स हैं जो इसके बेनिफिशरी हैं। ये डिमांड कहाँ से आ रही है? ये अचानक तेज़ तुंद कॉलम जो छपने लग गए हैं डॉन और ट्रिब्यून के अंदर, जो तमाम इंडस्ट्रीज़ का मुतालबा करने लग गई है, और हाफिज़ नईम और जमात इस्लामी ने इसको अपना एक सेंट्रल पॉइंट बना लिया है। ये कहना कि हमारा धरना ही ख़त्म नहीं होगा जब तक कि, और हम आगे चले जाएंगे D चौक तक जब तक कि IPP के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो ख़त्म नहीं होते, ये खासा मानाखेज़ है। और ये भी नोट कीजिए कि तहरीक इंसाफ, कुछ तो चले आप ये कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ के पास उस किस्म की तंजीमी सलाहियत ही नहीं है, कुछ गट्स ही नहीं उमर अयूब और शिबली फराज वगैरह के अंदर, लेकिन और जमात इस्लामी के पास ज़्यादा तंजीमी सलाहियत पाई जाती है। लेकिन ख़ासी रिलेटिव ईज़ से जमात इस्लामी के कारकुन जो हैं वो रावलपिंडी तक पहुँच जाते हैं, इस्लामाबाद के इलाकों में दाखिल हो जाते हैं, कंटेनर्स को हटा देते हैं, और गिरफ्तारियाँ ज़रूर उनकी होती हैं। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि कुछ किसी हद तक क्योंकि नरमी भी उनसे जो है बरती गई है, उनकी इस डिमांड के पीछे कुछ वज़न खाली जमात इस्लामी का नहीं है, ये वज़न जमात इस्लामी के साइज़ से ज़्यादा बड़ा मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, अब इसको जहन में रखिए कि पाकिस्तान के सिस्टम को अच्छी तरह से रिकोडिक के तल्ख एक्सपीरियंस और तजर्बे के बाद पाकिस्तान के सिस्टम के जो मैनेजर्स हैं उन्हें अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि आप इसको सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए नलीफाई नहीं कर सकते। और बदकिस्मती से जब इसको ये पॉलिसी बनाई गई, इस पॉलिसी के अंदर इंटरनेशनल सॉवरन गारंटीज़ ऐड कर दी गई, जो मैं समझता हूँ कि दर हकीकत मेरा जो नाकस माइंड है उसके हिसाब से ये एक तरह से पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ साजिश थी और पाकिस्तान की रियासत को फंसा दिया गया है। और इस वक्त जिस किस्म के इकनॉमिक चैलेंजेस में पाकिस्तान फंसा हुआ है उसमें ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं ये उसका सेंट्रल प्लांक है। शायद यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि ऐसा दबाव बढ़ाया जाए सियासी तौर पे और सड़क से उसको इतनी पॉपुलर डिमांड की शक्ल दे दी जाए कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ एक सक्सेसफुल रीनेगोशिएशन हो सके, क्योंकि जहां आप इनके इंटरनेशनल कमिटमेंट्स और सॉवरन गारंटीज़ को अदालतों से ख़त्म नहीं कर सकते, वहां आप इनको कुर्सी मेज़ पे बैठा के अंडर प्रेशर ला के, जिस तरह से इमरान खान की हुकूमत ने कोशिश की थी, और वो एक अलग कहानी है कि वो कोशिश कामयाब क्यों नहीं हुई, उसमें जनरल बाजवा का भी उस वक्त कुछ रोल था, एक कमेटी बिठाई गई जिसमें कुछ उनके हरदिल अजीज़ लोग भी थे। बहरहाल मैं उन तफसीलात में नहीं जाता। यहाँ दोबारा कोशिश की जा रही है कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स को शायद हम रीनेगोशिएट कर लें, और अगर इन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम रीनेगोशिएट कर लें तो पाकिस्तान
पाकिस्तान के अवाम जो गैज़ व ग़ज़ब और गुस्सा इस वक्त बिल्डअप हो रहा है, वहाँ उनको रिलीफ जो है वो दी जा सकती। अच्छा, इसी पेराहे और इसी कॉन्टेक्स्ट में आप ये देखिए, इसको ऐड करें इस इन्फॉर्मेशन को कि पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर जो फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव एंड चेयरमैन थे, फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव थे हबीब बैंक के, जनाब मोहम्मद औरंगज़ेब, वो थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन चीन पहुंचते हैं। क्यों पहुंचते हैं? वहाँ उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात होती है फ्राइडे के दिन चीन के सेंट्रल बैंक के गवर्नर के साथ। वो मुलाकात है क्या? पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर, बैंकर्स का एक डेलीगेशन और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और इकोनॉमिस्ट का एक डेलीगेशन लेकर वहाँ पहुँचे, जिसमें वो डिमांड ये करते हैं, उनकी रिक्वेस्ट ये है चीन के सेंट्रल बैंक से कि आप हमें एनर्जी रिलेटेड $15 बिलियन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स और जो हैं, जो लोन्स वगैरह हैं, उसको रीस्केड्यूल कर दें। अच्छा, अब एक साइड से पाकिस्तानी डेलीगेशन की खबर ये लगती है कि पाकिस्तानी डेलीगेशन को बड़ी उम्मीद है कि गिवन द रिलेशनशिप बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, हमें ये लोन जो है $15 बिलियन के, एनर्जी लोन जो है $15 अरब के, इसकी रीस्केड्यूलिंग हमें मिल जाएगी। लेकिन बहुत से बैंकर्स जो इस डेलीगेशन का हिस्सा हैं या इकनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, वो दबे अल्फाज में इस ख़तरे का इजहार भी करते हैं कि इसमें कामयाबी कोई 100% गारंटीड नहीं है, बिकॉज चीनी इस स्टेज के ऊपर पाकिस्तान से कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। वो उनके अपने रीज़न्स हैं, वो अपसेट हैं। वो रीज़न्स उनके अपसेट क्या है? वो इस हद तक अपसेट हैं कि ये जो टॉक्स पाकिस्तान ने मांगी हैं, जिसके नतीजे में मोहम्मद औरंगज़ेब वहाँ पहुँचे हैं, चीनी इन टॉक्स के लिए कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, ईगर नहीं थे, और वो मसलसल ये टॉक्स पाकिस्तान को दे ही नहीं रहे थे। बहरहाल वो टॉक्स उन्होंने दे दी हैं, लेकिन मसला ये है कि चीनी ये देखते हैं कि पाकिस्तान के जो सेंट्रल बैंक की सूरत हाल ये है कि उसने $1.8 बिलियन की जो नेट प्रॉफिट की पेमेंट्स चाइनीज़ इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को करनी थी, जो एनर्जी रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रोक रखी है, बिकॉज पाकिस्तान की जो फॉरेक्स और फॉरेन एक्सचेंज की जो सिचुएशन है वो इतनी कमज़ोर है कि स्टेट बैंक ने वो पेमेंट्स रोक ली हैं। चीनी सेंट्रल बैंक ये देखता है कि 2023-24 में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में हुई हैं, वो सिर्फ अंदाज़न $1.9 बिलियन हुई हैं, और उसमें से भी अंदाज़न $1 बिलियन, यानी $1.9 बिलियन में से $1 बिलियन जो है वो चीन के सर पे ही हुई हैं, क्योंकि उसमें से अब चीन और हांगकॉन्ग की मिला के तकरीबन $1 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हुई। चाइनीज़ देख रहे हैं कि पाकिस्तानी सिस्टम जो है वो बिल्कुल भी अपनी सूरत हाल को मैनेज नहीं कर पा रहा, IMF का भी उसके ऊपर प्रेशर है। ये वो सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस हैं जिसके दरमियान में अगर आपको किसी तरह से इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स की जो पेमेंट्स हर साल पाकिस्तान को देनी पड़ती हैं, जो कहा जा रहा है कि 500 अरब रुपए से ज़्यादा की हैं, अगर उसमें से कोई रिलीफ पाकिस्तान को मिलती है तो फिर ये सिस्टम लोगों को भी कोई रिलीफ जो है वो आगे दे सके। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में, वैसे तो आप इसका बहुत तबसरा सुन चुके हैं, लेकिन इसी कॉन्टेक्स्ट में आप इमरान खान के उस पैगाम की अहमियत को इंटरप्रेट कर सकते हैं जिसका जिक्र आप पहले सुनते हैं उमर अयूब से फ्राइडे के दिन, फिर आप सुनते हैं इमरान खान की हमशीरा, उनकी जो बहन है अलीमा खान साहिबा से, जब अडयाला जेल के बाहर निकल के वो अदालत और कोर्ट और मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से प्रेस टॉक करती हैं। उसके वेरी आउटसेट में जो कोशिश करता हूँ मैं जुमले उनके आपको सुना दूँ, वो कहती हैं कि इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर को पैगाम भेजा है, जिसके 2 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक ये कि इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर से कहा है कि हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और हम आपसे फिर इस तरह रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में न्यूट्रल हो जाएं। न्यूट्रल होने का मतलब यही, न्यूट्रल की टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि आप शरीफ जरदारी और आसिम नेक्सस का जो हिस्सा है, जिसका मैंने बार बार मैं टर्म इस्तेमाल करता हूँ, और देखें तो सही कि मेरी बातें जो है वो किस तरह से सही साबित होती चली जा रही हैं। मैंने चंद दिन पहले ये टर्म आपके सामने रखी, तो शरीफ जरदारी आसिम नेक्सस से आप अलग हो जाएं। शरीफ जरदारी जो हैं वो PTI आवाम को पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान की आवाम की 90% तादाद, कहना है इमरान खान का, उनका बिलीफ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ खड़ी है, और शरीफ और जरदारी इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करके फ़ौज को उसके साथ लड़ा देना चाहते हैं। तो आप इसमें से न्यूट्रल हो जाएँ, आप इसमें से अलग हो जाएँ। दूसरी उनका पॉइंट ये है कि जो May 9 का इल्ज़ाम है उसकी तो तहकीक ट्रांसपेरेंट करें, और वो जो CCTV फुटेज है GHQ के सामने उसे निकाल के देख लें, उसको आपको पता चलता है कि कौन से असल में शरपसंद अनासर थे। इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर के लिए पैगाम भेजा है, और उन्होंने उनके लिए पैगाम ये कहा है कि ये जो 2 पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, ये चाहते हैं कि फ़ौज और PTI आपस में आमने सामने हो जाएं। ये फसाद करवाना चाहते हैं, ये फ़ौज के साथ PTI की लड़ाई कराना चाहते हैं। रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और ये बड़ा मुल्क के खातिर आप न्यूट्रल हो जाएं। उन्होंने कहा सीधी सी बात है, इसमें इस केस में कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ ये काम करना है कि 9 मई की जितनी CCTV फुटेज है वो निकालें, केस चलाएं, उसके अंदर आपको सारा नज़र आ जाएगा कि कौन जिम्मेदार थे उसके।
اس کی امپورٹنس بڑی زیادہ ہے. یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے اس کی امپورٹنس یہ ہے, اس کی ایک کانٹیکسچولائزیشن ہے. کانٹیکسچولائزیشن یہ ہے کہ شہید جو کرمنل ایکٹس ہوئے ہیں وہ جنرل عاصم منیر کے اقتدار سنبھالنے سے پہلے ہوا ہے. شہید ارشد شریف کا قتل اور عمران خان کے اوپر وزیر آباد میں نومبر 2022 میں قاتلانہ حملہ جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کے آرمی چیف بننے سے پہلے ہوا ہے. اس کی ذمہ داری ان کے اوپر نہیں ہوتی. عاصم منیر اور ان کی جو ٹیم اس وقت ہے اس کی جو بیسک رسپانسبلٹی بنتی ہے مئی 9 کی, جہاں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا بلیم اور اس کی رسپانسبلٹی قبول کر لے پاکستان تحریک انصاف. جیسا کہ میں نے آپ کو کئی دفعہ انالیسس میں بتایا کہ تحریک انصاف میں جو اصل چیز ہوئی وہ کی نہیں. ان کا ضرور ایک پروٹیسٹ کا پلان تھا کہ اگر عمران خان کو گرفتار کریں تو فلاں فلاں جگہوں پہ پروٹیسٹ کریں, اور یہ دوسری سائڈ کو بھی پتہ تھا. دوسری سائڈ نے اس انفارمیشن کے ساتھ کھیلا اور ایک ایسی صورتحال پیدا کی جس کے کم از کم 2 اسٹریٹجک مقاصد تھے. ایک یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کا ڈنگ نکالنا تھا, اس کو اموبلائز کرنا تھا, اس کی پالیٹکس کو ڈی لیجیٹیمائز کرنا تھا, اس کے اوپر کیسز بنانے تھے, اس کی توڑ پھوڑ کرنی تھی. دوسرا یہ تھا کہ افواج پاکستان جس کے اندر سرکشی تھی, جس کے اندر بہت سے سینئر افسران جو ہیں اسرٹ کر رہے تھے, جن کا اپنا ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ تھا, یا ان سب کو کنٹرول کرنا تھا, کچھ کو پھینٹی لگا کے سائڈ پہ کرنا تھا, اور فوج کی جو لیڈرشپ تھی اسے کنٹرول کرنا تھا. اب جنرل عاصم منیر اور ان کے کولیگز یہ چاہتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ تحریک انصاف اپنے اوپر لے لے پولیٹیکلی اسپیکنگ, تاکہ ان کو اس میں سے ایک سیف ایگزٹ مل جائے. اس کا کیا حل نکل سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ عمران خان کی کوشش یہ ہے کہ کوئی شرپسند عناصر کے اوپر بات جا کے ٹھہر جائے, نہ عاصم منیر کے اوپر ٹھہرے نہ عمران خان پہ ٹھہرے. اس کا کوئی حل جو ہے وہ نکل جائے. یہ حل اس کا نکالنا جو ہے بہت ضروری ہے. اسی پہ رہے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں پی ایم ایل این اور پی ایم ایل این کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی, لیکن خاص کر کے پی ایم ایل این جو ہے وہ مئی 9 کا جو پورا گردان ہے, جو نیریٹو ہے, اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے ہیں. مسلسل افواج کو اور اسٹیبلشمنٹ کو یاد کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تحریک انصاف نے مئی 9 کیا تھا. وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی زیادہ ان کی خواہش ہے کہ مئی 9 کا جو اس کا نیریٹو ہے وہ کسی طرح سے کمزور جو ہے وہ نہ پڑ سکے. اب اسی کانٹیکس کے اندر میری لاسٹ ڈیولپمنٹ سن لیں جو پورے انالیسس کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے, وہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بنو میں فرائیڈے کے دن چیف منسٹر خیبر پختونخوا جناب علی امین گنڈاپور پہنچتے ہیں, وہاں پر وہ ایک تقریر کرتے ہیں. اس سے پہلے وہاں پر بنو امن کمیٹی کے لوگ جو ہیں امن پاسو کے وہ بھی تقریریں کرتے ہیں. اور جب کے پی کے سی ایم یہ کہتے ہیں کہ کسی قسم کا نیا آپریشن خیبر پختونخوا میں نہیں ہوگا, خیبر پختونخوا اب کے لوگ جو ہیں وہ متحمل نہیں ہو سکتے کسی آپریشن کے. یعنی بات یہ ٹھہری ہے کہ جس چیز کو آپریشن کہا گیا تھا وہ اب پاکستان کی سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ نے, یہ جنرل صاحبان نے تسلیم کر لیا کہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. نیا ان کا بھی بیانیہ یہی ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر کا, کہ ہم تو کوئی جو بھی کائنیٹک آپریشن کر رہے ہیں وہ تو ہم کرتے ہی چلے آ رہے ہیں. یہ تو آپریشن ضرب جو عزم استحکام ہے یہ تو محض ایک کیمپین ہے جس کے اندر ہم کو کنسنسس بھی جنریٹ کرنا ہے, فلاں چیزیں بھی کرنی. تھرسڈے کے دن کے پی کی ایپیکس کمیٹی جو بٹھائی گئی بنو کے بدنصیب واقعے کے بعد, اس کی میٹنگ ہوتی ہے, اور اس کے پی کی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ کے اندر کو کمانڈر پشاور جو ہیں خیبر پختونخوا میں وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. چیف سیکرٹری بھی ہوتے ہیں, انٹیریئر سیکرٹری بھی ہوتے ہیں, آئی جی پی بھی وہاں پہ ہوتے ہیں, اور وہاں پہ بنو امن کمیٹی کے جو مطالبات ہیں انہیں تسلیم کر لیا جاتا ہے. ان مطالبوں میں ایک مطالبہ جو ہے بہت امپورٹنٹ وہ یہ بھی ہے کہ جو ملیٹنٹ گینگز ہیں انہیں ڈس آرم کیا جائے. ان کا مطالبہ یہ بھی ہے کہ پولیس کی ذمہ داری ہے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا. اب اس کے ساتھ ایک اور چیز کو ایڈ کر لیں کہ فرائیڈے کے دن میں جہاں پورے پاکستان میں عمران خان اور تحریک انصاف کے ورکرز کی رہائی کی ریلیز ہوتی ہیں, وہاں ایک ڈفرینٹ قسم کی ریلیز جو ہیں وہ وزیرستان میں دیکھی جاتی ہیں. میرن شاہ سے ان کی خبر آ رہی ہے, باجوڑ سے خبر آ رہی ہے, جہاں امن کمیٹیز یہ کہتی ہیں کہ پولیس کی یہ ذمہ داری, زور کس پہ ہے, پولیس کی ذمہ داری ہے کہ جو ملیٹنٹ گینگز ہیں انہیں کنٹرول کیا جائے, انہیں ڈس آرم کیا جائے. ایک ڈفرینٹ قسم کا پریشر میں سمجھتا ہوں کہ بنو کے واقعے کے بعد, اور یہ بنو امن کمیٹی جو ہے امن پاسو, اس نے خیبر پختونخوا کے اندر ایک نئے قسم کے بڑے سوفیسٹیکیٹڈ قسم کے بہت ہی انٹیلیجنٹ پولیٹیکل ڈائنامک جو ہے اس کو انہوں نے پیدا کر دیا ہے, جس کا راستہ پولیٹیکلی طور پہ روکا نہیں جا سکتا. ایک نیا نیریٹو وہاں پہ جنریٹ ہو گیا ہے. سم ٹوٹل کیا ہے, کنکلوژن یہ ہے, یہ سارے واقعات کو اکٹھا کر کے دیکھیں تو جو شریف زرداری عاصم رجیم کا جو نیکسس اور الائنس ہے اس کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے, اور اس میں سب سے جو کمزور کھلاڑی ہے وہ پی ایم ایل اے ہے, نواز شریف کی پارٹی, جس کے پاس 15 سیٹیں ہیں, ان کے پاس فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے, ان کے پاس پنجاب گورنمنٹ بھی ہے. یہ الائنس مجھے فریکچر ہوتا نظر آتا ہے. کیسے فریکچر ہوگا یہ ہم دیکھیں گے, اس کو دیکھتے چلے جائیں گے ہم. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی. تھینک یو.